गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 27 अप्रैल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 27 अप्रैल के करंट अफेयर के इस सेशन को। नमस्कार दोस्तों, मैं ओमचंद मदेशिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओमचंद सर में। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं कि आज की सुर्खियां क्या करती हैं। दोस्तों पहला न्यूज आज का है, हाल ही में किसने भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। तो दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयुक्त मतलब जो सीबीसी होते हैं, सीबीसी के रूप में जो शपथ लिया गया है वो किसके द्वारा लिया गया है फ्रेंड्स, वो लिया गया संजय कोठारी के द्वारा। और यहाँ पर सीबीसी के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो सीबीसी है क्या चीज़ दोस्तों, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जिसका नाम होता है। ये काम क्या करता है दोस्तों, ये करता है जो भ्रष्टाचार नियंत्रण का काम करता है, यानी जितने भी अधिकारी पदाधिकारी हैं, जो कर्मचारीगण हैं, उनके द्वारा कोई भ्रष्टाचार न किया जाए, इसी के नियंत्रण का काम इनका होता है सीबीसी का। इसका गठन कब किया गया था दोस्तों, इसका गठन संथानम समिति के द्वारा हुआ था। सबसे अहम क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि सीबीसी का गठन किस आयोग के द्वारा हुआ था। ठीक है, इस आयोग के गठन की सिफारिश किसके द्वारा हुआ था, ये पूछा जाता कई बार। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा दोस्तों संथानम समिति के द्वारा इसका हुआ था। और ये कब गठित किया गया था, यानी इसका स्थापना दिवस कब था, 1964 को इसका स्थापना दिवस था। ठीक है दोस्तों, और अगर इसके बारे में मैं बताऊं तो यहाँ पर ये है संजय कोठारी जी, यहाँ पर देख रहे हैं, और यहाँ पर है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हमारे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर कोरोना के महामारी की वजह से इन्होंने मास्क भी लगा रखा हुआ है और पर्टिकुलर यहाँ पर डिस्टेंस का ध्यान रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पर यह जो है 63 साल के कोठारी जी का कार्यकाल अगले साल जून तक रहेगा, यानी ये 63 साल के हैं, अगले साल जून तक होगा इनका कार्यकाल। देखिए सीबीसी का जो कार्यकाल होता है ना, एक्चुअली में वह 65 साल तक या तो होता है, ध्यान समझिएगा, या तो 65 साल तक वो उनका उम्र समाप्त हो जाएगा तब तक वो रहेंगे, नहीं तो अगर मान लीजिए जैसे ये 63 साल के हैं ना, तो ये 63 साल के हैं, 65 आते आते जब 65 इनकी आयु हो जाएगी, आते आते इनको रिटायर कर दिया जाएगा, यानी एक ही साल तक अब ये इस पे रह सकते हैं। नहीं तो ये सीबीसी में जो यहाँ पर इनके आयुक्त की सतर्कता आयुक्त की जो गठन होता है ना दोस्तों, वो 4 सालों के लिए होता है, 4 साल के लिए रहे। अगर मान लीजिए आप 60 साल के हैं अगर, तो आप 64 साल की उम्र तक रहेंगे, लेकिन आप अगर 63 साल के हैं तब आप 63 है, 65 आते आते यानी कि एक ही साल तक आप रह पाएंगे, 64 बीतेगा, 65 आते आते आपकी रिटायरमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये 63 साल के हैं तो 65 पे यानी एक ही साल तक ये रहेंगे। ठीक है, आई होप ये फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव रहे संजय कोठारी। ये संजय कोठारी सचिव भी रह चुके हैं, कौन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के। शनिवार को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी पद की शपथ लिया है इन्होंने। 63 साल के कोठारी का कार्यकाल अगले साल जून तक रहेगा और सीबीसी का पद पिछले साल जून में केवी चौधरी, यह ध्यान दीजिएगा किसके रिटायरमेंट के बाद ये आए हैं, केवी चौधरी के बाद इनका यहाँ पर उनके बाद यह आए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या रिटायर होने के बाद से खाली था, करीब 1 साल से यह खाली था यह जगह भी, तो उसके जगह इनको रखा गया इस बार। राष्ट्रपति भवन में कोविंद जी ने कोठारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी वहाँ पर उपस्थित थे। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ तो हो गया, अब आपको समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर जान लीजिए आप एक बात आपको जो बहुत अहम है, आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। यह जो सीबीसी आयोग है ना, इसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। उसमें से एक सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी जी हुए हैं। ठीक है, और जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। क्यों, कब की जाती है, एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर, 3 सदस्यों का एक समिति होता है, उनके सिफारिश पर इसका गठन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है, राहुल गांधी जी, और केंद्रीय गृह मंत्री भी यहाँ पर उपस्थित होते हैं। यानी कि यह सभा जो यह समिति होता है किन तीन लोगों के द्वारा बनता है दोस्तों, प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा यह समिति बनता है, जिसके सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा सतर्कता आयुक्त का गठन किया जाता है, नियुक्ति किया जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। इनका कार्यकाल 4 वर्ष का अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले आएगा वह
वहाँ तक होता है। यानी कि मैंने अभी अभी आपको बताया ये 63 साल के हैं तो मात्र 2 साल तक यानी 1 साल तक और इस पद पर वह रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर यह जो या तो अगर इनकी उम्र थोड़ा सा कम होता यानी 60 साल के होते तो ये 4 साल तक उस पर क्या होते विराजमान होते इस पद पर। ये पदाधिकारी केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी भी पद के योग्य नहीं होते हैं। केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी भी पद के योग्य नहीं होते जो इस पद पर एक बार विराजमान हो जाता है। यह बात आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। अगला न्यूज है, हाल ही में किसने गांव में विकास की गति को तेज करने के लिए ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन दोस्तों अभी 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाया गया। तो पंचायत दिवस के दिन ही ई ग्राम स्वराज पोर्टल की एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। अगर मैं आपको बता दूं इसमें कि यह ई ग्राम स्वराज पोर्टल भी लॉन्च किया गया था और एक स्वामित्व योजना भी लॉन्च किया गया था। कब? ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। 24 तारीख को कब यहाँ पर जो पंचायती राज दिवस मनाया गया है, पंचायती राज दिवस तारीख को ही इसको लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ठीक है। इसमें काम क्या है दोस्तों? यह पोर्टल भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की एक नई पहल है जो सभी ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत विकास योजना को तैयार करने के लिए एकल इंटरफेस प्रदान करेगा। यानी कि सभी ग्राम को एक साथ इसमें जोड़ सकते हैं हम, और वहाँ पर सरकार इसके द्वारा निगरानी भी रख सकती है कि कौन क्या कर रहा है, कौन ग्राम सभा इस समय क्या काम कर रहा है। ये सब चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि इस अवसर पर यहाँ पर देखिए स्वामित्व योजना जब किया गया था, स्वामित्व योजना क्या है? ये योजना पंचायती राज मंत्रालय, राज्य पंचायती राज विभाग, राज्य राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन तकनीकी द्वारा नवीनतम सर्वेक्षण विधियों के उपयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में रिहायशी जमीनों के सीमांकन के लिए संपत्ति सत्यापन का समाधान करेगी। यानी जो कि ड्रोन विधि के द्वारा अगर आपकी यहाँ पर ज़मीनें हैं, जो ज़मीनों का सत्यापन ड्रोन विधि के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। यह बात आप याद रखिएगा। किसके द्वारा? स्वामित्व योजना के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं पर नोट जरूर कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगला न्यूज, हाँ, अगर ये देखते कि यहाँ पर पंचायती राज दिवस कब से मनाया जाता है दोस्तों, इसके बारे में पहले जान लेते हैं तब अगला न्यूज देखते हैं। देखिए 24 अप्रैल को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के उपरांत, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था दोस्तों? 1992 में लागू हुआ था, ठीक है। 1992 में 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था जिसके द्वारा भाग 9 को जोड़ा गया था। किसको? भाग 9 को इसमें जोड़ा गया था। और मैं अगर बता दूं इसमें कुछ भाग, तो यहाँ पर देखिएगा भाग 9 के जो यहाँ पर 243 से लेकर 243 ओ तक जो अनुच्छेद है उसमें पंचायत के बारे में, पंचायती राज से संबंधित उपबंध इसमें दिए गए हैं संविधान में हमारे, ठीक है। तो इस समय 73वें संविधान संशोधन के उपरांत में इसको जोड़ा गया था दोस्तों। और 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी जिसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की इसमें, ठीक है। आई होप ये फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। हमारा अगला न्यूज है, चीन के पहले मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन का नाम क्या है जिसने जुलाई 2020 में लॉन्च करने की योजना बनाई है। चीन का पहला मार्स एक्सप्लोरेशन, ये मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन क्या है दोस्तों, इसके बारे में समझते हैं। देखिए जब हम कोई उपग्रह, यह मान लीजिए हमारा क्या है, धरती है, ठीक है। अगर हम कोई उपग्रह भेजते हैं, कृत्रिम उपग्रह भेजते हैं, वो किसी पिंड के या किसी ग्रह के चारों तरफ केवल चक्कर लगाए। मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी से हमने उपग्रह भेजा चंद्रमा के पास, ठीक है। चंद्रमा पर अगर वो उपग्रह ऐसे चक्कर चारों तरफ लगाए और उसकी निगरानी करके हमें उसके बारे में जानकारी दे तो उसको केवल मिशन नाम दिया जाएगा। केवल क्या नाम दिया जाएगा? मिशन, जिसको बोलते हैं चंद्रयान मिशन, मंगल मिशन, ये बोलते हैं ना। लेकिन अगर यही काम क्या किया जाए, भेजा जा रहा है उपग्रह को, उपग्रह चक्कर लगाने के साथ में ही इस पे उतर करके यानी उस ग्रह पर या उपग्रह पर उतर करके वहाँ का डाटा हमारे पास भेजे तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्सप्लोरेशन मिशन बोलते हैं। आई होप ये फैक्ट समझ में आ गया होगा।
कब? जब वो चारों तरफ चक्कर लगाए केवल तो उसे मिशन बोलेंगे, और जब यही उपग्रह उतर करके या इस उपग्रह का कोई भाग या यही उपग्रह उतर करके इस पे वहाँ पर चल फिर करके कोई डाटा हमें भेजे, कोई क्लिप वगैरह निकाल करके, पिक्चर निकाल करके भेजे, तो उसको एक्सप्लोरेशन मिशन बोला जाता है। ये चीज़ समझ में आ गया? तो देखिएगा यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात क्या है, हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर तियावेन जो है ना, ये तियावेन पहला ऐसा मिशन है जो चीन के द्वारा भेजा जा रहा है, जो कि क्या होगा? एक्सप्लोरेशन मिशन होगा। भारत ने यह पहले ही भेज चुका, भारत के द्वारा पहले ही भेज चुका गया एक्सप्लोरेशन मिशन मंगल ग्रह पर। आपको मंगलयान मिशन के बारे में पता था? मंगलयान जो भेजा गया था 2013 में भेजा गया था दोस्तों। उसमें क्या क्या भेजा गया था आपको बताता हूँ। उसमें भेजा गया था फ्रेंड, आर्बिटर भेजा गया था, लैंडर और रोवर भेजा गया था, जिसमें से लैंडर और रोवर हमारा नाकाम रहा, पर आर्बिटर अभी भी काम करके हमें जानकारियां दे रहा है। तो हमारा ये जो मिशन था दोस्तों 2013 में जो मंगलयान मिशन भेजा गया था, उसमें आर्बिटर अभी भी काम कर रहा है, तो वो एक्सप्लोरेशन मिशन था हमारा। ठीक है। और मैं अगर आपको एक बात बता दूं, एक फैक्ट इस पे, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जो 2020 में, वो भी 24 अप्रैल 2020 को चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन, ये देखिए चीनी अंतर्राष्ट्रीय, चीन के जैसे भारत का यहाँ पर इसरो है, भारत का स्पेस एजेंसी का क्या नाम है दोस्तों? इसरो। तो उसी तरह चीन के स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? CNSA नाम है, यानी कि चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। इसी तरह अमेरिका की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? नासा का स्पेस एजेंसी, अमेरिका का स्पेस एजेंसी है नासा। ठीक है। इसी तरह से अगर नाम बताएं आपको, रूस के स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? रॉसकॉस्मॉस रूस के स्पेस एजेंसी का नाम है। अब इसी तरह से बताइएगा, जाक्सा कहाँ का है दोस्तों? आपको बताना है जाक्सा कहाँ का है। जाक्सा है दोस्तों जापान का। ठीक है। तो हर देशों के एक स्पेस एजेंसी होती है, और एक सबसे बड़े स्पेस एजेंसी का नाम हमेशा कई बार एग्जाम में पूछा गया, ESA कहाँ का स्पेस एजेंसी है? ESA दोस्तों ये यूरोपियनों का या यूरोपियन देशों का पूरे समूह का एक स्पेस एजेंसी है, जिसे हम बोलते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी के नाम से हम इसको जानते हैं। ये पूरे यूरोपीय देश मिल करके अपना एक एजेंसी बनाए हैं, जिसका ESA के नाम से जाना जाता है। ये फैक्ट आपको समझ में आ गया। अब समझते हैं इसको पहले, जो तियावेन 1 है। तो यहाँ पर जो CNSA है, जो कि चीन का अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है, वो क्या किया दोस्तों? तियावेन एक मिशन है, अन्वेषण मिशन, एक मंगल का पहला अन्वेषण मिशन है उसका, जिसका नाम दिया उसने तियानमेन फर्स्ट। ठीक है। तो CNSA ने यह भी घोषणा किया कि इसके बाद सभी ग्रहों के मिशनों को तियानमेन श्रृंखला का नाम ही दिया जाएगा। यह बात तो आपको समझ में आ गया। इसमें जो इंपॉर्टेंट बिंदु है वो क्या याद करने वाली बिंदु है, ध्यान से समझिएगा। ये घोषणा कब किया गया? 24 अप्रैल को, क्योंकि चीन 2016 से 24 अप्रैल को अपना राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। वह राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस चीन क्यों मनाता है 2016 से? क्योंकि दोस्तों उसने अपने पहले उपग्रह डोंगफंग होंग 1 के प्रक्षेपण को चिन्हित करने के लिए यह अंतरिक्ष दिवस मनाता है। यह मुख्य बिंदु था इसका। अब तियानवेन के बारे में हम समझते हैं दोस्तों। ये तियानवेन का अर्थ होता है स्वर्गीय प्रश्न से। तियानवेन का मतलब है स्वर्गीय प्रश्न। ठीक है। तो चीन मंगल मिशन की ग्रह की परिकल्पना, लैंडिंग और रोविंग शामिल है। जैसे हमारा है ना, हमारा क्या हमने भेजा था आर्बिटर, लैंडर, रोवर, तो उसी तरह से चीन भी क्या भेजेगा? आर्बिटर भेजेगा, लैंडर भी भेजेगा और रोवर भी भेजेगा। और चीन ये कह रहा है हम उसमें सफल भी होंगे। भारत तो सफल नहीं हुआ था, पर हम उसमें सफल होंगे। पर वो तो अभी भेजेगा, हमने तो पहले ही भेज चुके हैं, और वो भी कब? 2013 में ही हम भेज चुके हैं। ये हमारे लिए प्राउड की बात है दोस्तों। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, चीन ने एक रूसी अंतरिक्ष यान में यिंग हुओ एक नाम अपनी मिशन भेजने का प्रयास किया था। बहुत पहले 2011 में ही किया था। जब हम 2013 में भेजे थे, उसके पहले चीन भेजने का प्रयास किया था। लेकिन क्या था दोस्तों, यह अंतरिक्ष यान खो गया था। यह अंतरिक्ष में जाने के बाद खो गया था, यह सही सफल नहीं हुआ था। पर हमारा मंगल मिशन जो है वह सफल हो चुका था। अब देखिए, विश्व में 4 ही देश ऐसे हैं जो कि मंगल मिशन को कामयाब कर पाए हैं। पहला क्या है? भारत, दूसरा रूस, तीसरा ESA जिसको मैंने अभी भी बोला यूरोपियन संघ, जो यूरोपियन संघ है यह भी सफल रहा, और संयुक्त राज्य अमेरिका का नासा। ठीक है। तो ये 4 देशों के द्वारा मंगल मिशन जो भेजा गया है वह सफल रहा अब तक का।
अगला न्यूज है दोस्तों, आईआईटी दिल्ली सॉरी हाल ही में किस आईआईटी की शोधकर्ता टीम ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए यहाँ पर कौन सा वेब आधारित डैशबोर्ड विकसित किया दोस्तों? वो डैशबोर्ड प्रकृति को इसने क्या किया दोस्तों, लॉन्च किया है, ये आईआईटी दिल्ली के द्वारा में इस डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया। इसके बारे में कुछ फैक्ट हम बता देते हैं अगर आपको, तो ये देखिएगा, ये है आईआईटी दिल्ली का, यहाँ पर ये आपको चित्र में लाया हुआ हूँ। ये जो क्या किया इसने, एक वेब पोर्टल डैशबोर्ड या अब जो कि क्या करेगा, यहाँ पर पहले से कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करेगा, ठीक है, जिसको प्रकृति का नाम दिया गया है आईआईटी दिल्ली के। तो देखिए इसमें कुछ उस तरह का खास बात नहीं है, लेकिन एक बात आपको याद रखना, देखिए कोविड-19 के समय कई प्रकार के ऐप लॉन्च हो रहे हैं, कई प्रकार का वेब पोर्टल लॉन्च हो रहा है, तो इसके बारे में आपको ज़्यादा ध्यान तो नहीं देना, पर जो मुख्य इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान दीजिएगा। ये तो खैर मैंने इसको बता दिया कि आईआईटी दिल्ली के द्वारा प्रकृति के नाम का यह वेब आधारित पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं अगला न्यूज है दोस्तों, मणिपुर सरकार ने खोंगजोंग युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोंग दिवस मनाया गया है। कब यह मनाया गया है? तो दोस्तों इसके बारे में अगर हम बता दें, खोंगजोंग दिवस के बारे में दोस्तों, ये मनाया क्यों जाता है, क्योंकि मैं बता दूं, यहाँ पर देखिएगा ये स्मारक है कहाँ का, यहाँ मणिपुर का, जो कि दर्शाता है यहाँ पर खोंगजोंग दिवस के रूप में इसको, वहाँ का युद्ध स्मारक है, इसे खोंगजोंग युद्ध स्मारक के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों मैं बता दूं मणिपुर के बारे में कि ये युद्ध मनाया क्या जाता है, ये खोंगजोंग युद्ध है क्या। तो खोंगजोंग युद्ध जो है 1891 में मणिपुर में यह अंग्रेजों और मणिपुर के किंग थे, उनके द्वारा क्या हुआ, लड़ाई हुआ था, जिसमें कि वह क्या थे, एक व्यक्ति थे जो कि शहीद हो गए थे। उन्हीं के याद में यह दिवस मनाया जाता है खोंगजोंग युद्ध, ठीक है। यानी कि यह क्या है, जो स्मारक है, जो याद दिलाता है कि खोंगजोंग युद्ध के बाद से ही मणिपुर क्या हुआ, अंग्रेजों के अधीन हो गया था, तभी से इस दिवस को मनाया जाने लगा 1891 के ही याद में, ठीक है। तो आई होप ये फैक्ट में समझ में आ गया होगा। और ये कब मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को। देखिए यहाँ पर 23 ऑप्शन नहीं है, तो इसको ये 23 कर लेते हैं। ये 23 अप्रैल को खोंगजोंग दिवस मनाया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा ये स्मारक चिन्ह है, और मैं इसके बारे में बता दूं, ये क्यों बनाया गया दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा तलवार स्मारक है, यह ध्यान दीजिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा तलवार का स्मारक कहाँ पर स्थित है, तो मणिपुर के खोंगजोंग में स्थित है। देखिएगा खोंगजोंग स्मारक में स्थित है, यह सबसे बड़ा तलवार का स्मारक चिन्ह है, स्मृति चिन्ह, ठीक है। यह बात आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला न्यूज है दोस्तों, हाल ही में किस संगठन ने कोविड-19 महामारी के बीच विकासशील देशों के द्वारा बकाया $1 ट्रिलियन ऋण को रद्द किया? तो दोस्तों यूएनसीटीएडी के द्वारा ये 1 ट्रिलियन ऋण को रद्द किया गया है। बात यह है ना दोस्तों कि यहाँ पर जो है कोविड महामारी चल रही है इस समय, तो जितने विकासशील देश हैं, यानी जो विकसित हैं, उनको तो जो ऋण लिए वो देना पड़ेगा, लेकिन जो यहाँ पर विकासशील देश हैं उनके ऋण को जो है वह रद्द कर दिया गया, यानी उनके ऋण को फिर लिया नहीं जाएगा विकासशील देशों को। यह किसके द्वारा, यूएनसीटीएडी के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो यह यूएन की एक संस्था है, यह बात याद रखिएगा। यह है क्या, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, यह ध्यान दीजिएगा। यूएनसीटीएडी जो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस और ट्रेड एंड डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है दोस्तों, विकास। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, ठीक है। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। जो ये है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, यानी कि जो ये संस्था है, ये संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। संयुक्त राष्ट्र क्या है, यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, जिसकी स्थापना 1964 में ही की गई थी। किसके लिए की गई थी दोस्तों, ये संस्था जो है यह व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दों से संबंधित उद्देश्य के लिए यह की गई थी कि पूरे विश्व में जो है व्यापार और निवेश के लिए इसमें यह मदद उनकी करेगा, यह जो संस्था रहेगा, ठीक है। अब अगला न्यूज है दोस्तों, विश्व मलेरिया दिवस 2020 का फ्रेंड्स मैं बता दूं 25 तारीख को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया है। अभी जो मलेरिया का दवा जो सबसे ज़्यादा नाम पर आया है, वो बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी दवा है,
हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो दवा थी हमारी, वह किसके लिए यूज की गई है? कोविड-19 के लिए। यह बनाया कहाँ जाता है? भारत में मलेरिया का हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा बनाया जाता है। इसका क्या किया गया दोस्तों? इस हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा का पूरे विश्व में यहाँ पर निर्यात किया गया है। यह बात आप याद रखिएगा। और मैं इसके बारे में अगर बता दूं तो पेपर में यह हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा किस चीज़ की दवा है यह पूछा जा सकता है यह, ठीक है। ये तो हो गया दवा के बारे में। लेकिन ये मलेरिया दिवस था जो कि 25 तारीख को मनाया गया है। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि ये जो इस बार के मलेरिया दिवस का जो थीम था वो था शून्य मलेरिया है जो मेरे साथ शुरू होता है, यानी कि जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। जीरो मलेरिया जो मेरे साथ शुरू होता है, यह इसका थीम था, ठीक है। इंग्लिश में यह रहेगा जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी, यह इसका थीम था। और यह मनाया गया है 25 अप्रैल को, याद रखिएगा। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 तारीख को पूरे विश्व में मनाया जाता है दोस्तों। और इसमें बता दूं 2008 में ही बनाना इसको स्टार्ट किया गया था। और इसका थीम है जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी, याद रखिएगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो विश्व स्वास्थ्य संगठन RBM के साथ हाथ मिलाया है, मलेरिया मादा मच्छर एनोफीज के काटने से फैलता है, यह बात आप याद रखिएगा, ठीक है। आई होप ये फैक्ट आपको सब समझ में आ गया होगा अच्छे से। और यहाँ पर अगर मैं बता दूं कि ये जो मादा मच्छर के एनोफीज के काटने जो फैलता है ना, वो क्या करता है दोस्तों? इसमें जो इन मच्छरों में यहाँ पर प्लाज्मोडियम पैरासाइट पाया जाता है, याद रखिएगा क्या पाया जाता है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट पाया जाता है, जो कि रक्त से होकर शरीर में फैल जाता है, खासकर लीवर में पहुंचकर यह अस्थायी हो जाता है, वहाँ पर रुक जाता है। और इसके बाद वह लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करना स्टार्ट कर देता है। इससे हमें मलेरिया फैलता है, ठीक है। अगला न्यूज है दोस्तों, फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के आर्थिक विकास के पूर्वानुमान को घटा दिया है। घटाकर कितना कर दिया दोस्तों? तो 1.8%, 1.8 दो बार हो गया है, याद रखिएगा। 1.8% इसको घटा करके कर दिया गया है। यह फिच है क्या दोस्तों? फिच दुनिया की टॉप 3 रेटिंग एजेंसियों में से एक है। टॉप 3 रेटिंग एजेंसी कौन कौन है? मूडीज है, स्टैंडर्ड एंड पुअर है, और एक फिच है। ये तीनों का काम क्या होता है दोस्तों? वो पूरे दुनिया के देशों को क्या करती हैं? आर्थिक विकास का जो होता है ना, जो पूरे दुनिया का बेस, दुनिया के देश का आर्थिक विकास का ये गणना करती हैं, जिसके अनुसार ये एक रेटिंग देती हैं उनको, इसीलिए इनको रेटिंग एजेंसी नाम दिया गया है। और ये जो है दोस्तों, यह राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सांख्यिकी रेटिंग संगठनों में से एक है। ये 3 जो है, यह इनको मुख्य माना जाता है। दुनिया की ये सबसे बिग 3 के नाम से इनको जाना जाता है, बिग 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नाम से। यह बात याद रखिएगा। कौन कौन सी है? 3, मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर एंड फिच। अगर फिच के बारे में बात करें तो इसके फिच के जो CEO हैं वो पॉल टेलर जी हैं, जो 2012 से अब तक हैं। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? अमेरिका में है। संस्थापक दोस्तों जॉन नोल्स फिच जी हैं इसके, इसी के लिए इसका नाम भी फिच ही पड़ा है। और स्थापना 1914 में इसका स्थापना मनाया जाता है, स्थापना दिवस, ठीक है। तो आप यह बोलेंगे कि सर इसको 2 अप्रैल 2013 से, यहाँ पर जो है स्थापना 1914 से जो हुआ था ना, ये 2 अप्रैल 2012 से ही कैसे, जब इसकी स्थापना 1914 में हुआ था। बात यह है दोस्तों, इसके CEO जो पहले से ही निर्धारित किए गए थे 2012 से ही, तो इसका जब स्थापना हुआ तो यहाँ पर इनको क्या कर दिया गया? इनको यहाँ पर ही तभी से इनको यहाँ पर नियुक्त कर दिया गया। अगला न्यूज है, किस संस्थान ने, एक प्रोफेसर ने एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो एक्सरे का उपयोग करके 5 सेकंड के भीतर कोविड-19 का पता लगा सकता है। तो दोस्तों ये IIT रुड़की है जो 5 सेकंड के भीतर कोविड-19 का पता लगाएगा। कैसे? एक्सरे का उपयोग करके। ये इन्होंने एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है, वहाँ के प्रोफेसर ने, IIT रुड़की के, याद रखिएगा ये फैक्ट। अगला दोस्तों ये था आज का टोटल न्यूज़ था। और आज के ट्रिक पर आते हैं। मैं बताया हूँ आपको, हर दिन मैं एक ट्रिक लेकर के आपके लिए आया करूँगा और उस ट्रिक का मैं डिस्कशन करूँगा दोस्तों। तो आज की ट्रिक क्या है देखते हैं। ट्रिक है दोस्तों, हम हैं नीले पत्ती। देखिए ये ग्रह, प्लेनेट और उनके रंगों के नाम से हम उनको, क्योंकि पूछा जाता है नीला ग्रह किसे कहते हैं, पीला ग्रह किसे कहते हैं, लाल ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है, तो इसकी वजह से हम इस ट्रिक से याद करेंगे कि हर ग्रहों के कलर के बारे में। ट्रिक क्या है? हम हैं नीले, हम का मतलब पृथ्वी, हम हैं नीले, पति हैं पीले, और शुक्र बहन चमकीली है, शनि है काला, लाल है मंगल, और अरुण पर हरियाली है। यह बात आप याद रखिएगा। यानी बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, बहुत ही अच्छे से आपको याद हो जाएगा। 1 ही 2 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाने वाला है।
हम पृथ्वी से याद करेंगे नीला, जल के कारण जो कि नीला है। बृहस्पति से याद करेंगे, बृहस्पति ग्रह पीला होता है, किसके कारण? SO2 के कारण यह पीला होता है। शुक्र ग्रह चमकीला ग्रह मानते हैं इसको, शुक्र को, और यह गर्म होता है, गर्म है इसलिए इसको चमकीला ग्रह मानते हैं। शनि काला ग्रह है, इसको काले ग्रह के नाम से जानते हैं, और N2 के कारण, यह काला ग्रह है। मंगल लाल ग्रह, मंगल को जानते हैं, और लाल ग्रह का मतलब क्या हो गया? आयरन ऑक्साइड के कारण इसको लाल ग्रह कहा जाता है। यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। और अरुण जो है हरा, इसको माना जाता है हरा ग्रह, क्योंकि यहाँ पर मीथेन की अधिकता है। ठीक है, तो यह आई होप यह फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगला इसका आज का ट्रिक है, 2 ट्रिक मैं लेकर के आऊँ। आज का जो ट्रिक है, विभिन्न किरणें व उनके खोजकर्ता के नाम। किरणों और खोजकर्ता, यानी कि किरणों के खोजकर्ता कौन थे, इसका नाम, इसका ट्रिक क्या है? लहर गांव के एक राजा अहमद को परिदर्शन हुए। देखिएगा, लहर से याद करेंगे, ल और हर, ल से लघु तरंगे और हर से हर टच के द्वारा इसका खोज किया गया था। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए गांव, गांव से याद करेंगे, गांव, व ग से गामा किरणें और व से वैकुलर के द्वारा इसको खोज किया गया था। यहाँ पर एक राजा से याद करेंगे, एक से रे किरणें, और राजा से रायंट जन, जो राजा से याद करेंगे। अह से याद करेंगे, अ से अवरक्त, और ह से हरसैल के द्वारा हुआ था। मद से यहाँ पर द से दीर्घ किरणें, और म से मरकौनी जी के द्वारा हुआ था। परी से याद करेंगे, प से पराबैंगनी, और रीचर से री से रीचर, और दर्शन दृश्य किरणें, और यहाँ पर न से न्यूटन याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह तो आज का ट्रिक था। अब मैं आपके लिए यहाँ पर एक चक्कर घनचक्कर नाम से एक टॉपिक लाया करूँगा, जो कि अक्सर आपसे लोग पूछा करते हैं। बस 2 क्वेश्चन डेली दिया करूँगा, और प्रत्येक अगले दिन उसका आंसर दिया करूँगा। तो आज का चक्कर घनचक्कर क्वेश्चन क्या है, जो कि आपको घुमा करके रख देगा, उसको क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर बादशाह नमाज पढ़ने जामा मस्जिद में पूरब के दरवाजे से जाते थे, तो निकलते किस दरवाजे से थे? अगर आपको बता दें कि जामा मस्जिद में 4 दरवाजे हैं, तो वो किस दरवाजे से निकला करते थे, इसके बारे में आपको बताना है। ये चक्कर घनचक्कर का क्वेश्चन है। ठीक है, 80 में, दूसरा क्वेश्चन है, 80 में 8 कितनी बार घटा सकते हैं हम? 80 में 8 कितनी बार घटा सकते हैं? इसका आंसर आप कमेंट में, हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पहले का आंसर ये होगा, दूसरे का आंसर ये होगा। इसका आंसर आपको अगले दिन दिया जाएगा दोस्तों, यानी कल के करंट क्वेश्चन में, करंट के क्यूज में। ठीक है दोस्तों, तो ये था टोटल आज का सेशन। आपको क्या है, चक्कर घनचक्कर का आंसर आपको देना है हमारे कमेंट बॉक्स में दोस्तों, और इसका आंसर आपको कल मिलेगा, कल वाले सेशन में करंट अफेयर के। तो यह था आज का टोटल न्यूज। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और हाँ, यहाँ पर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का अपडेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलेंगे अब अगले वीडियो में।